Class 8 Social Science Chapter number 8 British Policies and Administration in India after 1858. You have learnt in the chapter 3. आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है कि कैसे 1857 का स्ट्रगल हमारे यहाँ पर पहली बार हुआ। सैनिकों ने उसमें इनिशिएटिव लिया था, सैनिकों के द्वारा स्टार्ट किया गया था और धीरे धीरे पूरे इंडिया में वो फैल गया। तो 1857 में जो स्ट्रगल हुआ था वो इतना इंटेंस था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उससे बहुत ज़्यादा डर गई थी और जिसके लिए उन्होंने पूरी तरीके से दोष दिया ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन को। अब उनको लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के गलत एडमिनिस्ट्रेशन के कारण ही ये 1857 का जो रिवोल्ट था वो हुआ है। इसलिए उन्होंने 1858 में एक नया एक्ट बनाया। हालांकि उन्होंने 1857 के स्ट्रगल को सप्रेस कर दिया था, दबा दिया था, लेकिन उन्होंने एक नया एक्ट बनाया 1858 में और पूरा कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने हाथों में ले लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने किनारे कर दिया। इस एक्ट को हम जानते हैं चार्टर एक्ट 1858 के नाम से और उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो ये थे। द एक्ट पुट एन एंड टू द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। इस एक्ट में साफ लिखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है इंडिया में उसको खत्म कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, द कंट्रोल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया वाज ट्रांसफर्ड टू द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इंग्लैंड की क्वीन के हाथों में दे दिया जाएगा। द वाइस रॉय वॉज मेड रिप्रेजेंटेटिव द क्वीन इन इंडिया। और इंग्लैंड की जो क्वीन है उनके रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि के रूप में वाइस रॉय अपने यहाँ पर इंडिया में काम करेंगे। अ पोस्ट ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ इंडिया एंड हिज काउंसिल वाज कंस्टिट्यूटेड इन इंग्लैंड फॉर कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, जिसके लिए उन्होंने एक पोस्ट बनाई सेक्रेटरी ऑफ इंडिया इंग्लैंड में, जिसका ऑफिस था जहां पर इंडिया से जुड़े हुए अफेयर्स के मामलों को देखा जाता था। द सेक्रेटरी ऑफ इंडिया वॉज एंट्रस्टेड विद द टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। और वहां पर जो इंडिया की जो सेक्रेटरी की जिनको पोस्ट मिली थी उनको टास्क दिया गया था, काम इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप का फ्रेमवर्क सेट करने का। देन क्वींस प्रोक्लेमेशन। द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी में गवर्नर जनरल होते थे जिसको उन्होंने रिप्लेस कर दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उन्होंने वाइस रॉय बना दिया था। तो उनके जो लास्ट गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, ईस्ट इंडिया कंपनी के आखिरी गवर्नर जनरल थे जो लॉर्ड कैनिंग, उनको ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहला वाइस रॉय बनाया इंडिया का। द क्वीन ऑफ इंग्लैंड इशूड अ प्रोक्लेमेशन which was read out by Governor General Canning at a दरबार in Allahabad। तो एक प्रोक्लेमेशन घोषणा पत्र जो क्वीन ऑफ इंग्लैंड का था वो इलाहाबाद के दरबार में गवर्नर जनरल कैनिंग ने पढ़ा और उसके जो पॉइंट थे इंपॉर्टेंट वो ये थे कि किसी भी इंडियन स्टेट को अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल के अंडर शामिल नहीं किया जाएगा। दूसरा, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये भी प्रॉमिस किया कि वो इंडिया के पुराने ट्रेडिशंस और कस्टम्स को पूरा रिस्पेक्ट देगी। तीसरा, उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि जस्टिस यानी कि न्याय समानता के आधार पर समान रूप से सबको दिया जाएगा। ये भी उन्होंने प्रॉमिस किया कि जो भारतीय जो रूलर्स थे अपने अपने स्टेट के, उनके अधिकारों की रक्षा की जाएगी। धर्म और जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और भारतीय लोगों की प्रोग्रेस के लिए ये स्टेप्स उठाएंगे और इंडियंस और ब्रिटिश को इक्वल समझा जाएगा। इस प्रोक्लेमेशन को भारत में वेलकम किया गया। एजुकेटेड क्लास जो थी हमारे यहाँ की उस समय की, उन लोगों ने स्वागत किया इस प्रोक्लेमेशन का, लेकिन ये एक बहुत झूठ साबित हुआ। ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। ब्रिटिशर्स के लिए जो मेन जो उनका
उद्देश्य था वो केवल ब्रिटिश पीपल का और ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो इंटरेस्ट था वो सबसे ऊपर था। इंडियन लोगों के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया। और इस समय तक आते आते ब्रिटिशर्स काफी एक्सपैंड कर लिया था उन्होंने अपना जो रूल था इंडिया में। बहुत सारे स्टेट्स उनके अंडर में थे और हमारे यहाँ के रिसोर्सेस को वो यूज करते थे अपने हितों की रक्षा के लिए। और हमारे यहाँ का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों में था। इंडियन सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरीट 1858 में जो चार्टर एक्ट बना उसमें एक इंडियन सेक्रेटरी की पोस्ट बनाई गई और ये पोस्ट बनाई गई इंग्लैंड में। और इंडिया सेक्रेटरी को यह अधिकार दिया गया कि वो इंडियन अफेयर्स को मैनेज करे और भारत का एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप करे, जिसके लिए इंडियन सेक्रेटरी को 15 लोगों की काउंसिल बनाई गई उसकी सहायता करने के लिए। और इनके ऑफिस को नाम दिया गया इंडियन सेक्रेटरीट इन इंग्लैंड और इसको हम इंडिया ऑफिस के नाम से भी जानते हैं। इसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे और यहाँ डिपार्टमेंट में काम करने वालों की जो सैलरी थी वो इंडिया के रेवेन्यू से दी जाती थी। मतलब इंडिया से जो पैसा आता था वहां से रेवेन्यू, जो इंडिया से वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे वहां के पैसे से वो इंडियन सेक्रेटरी की और वहां के डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोगों की सैलरी दिया करते थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वाइसरॉय एंड हिज काउंसिल। As per changes made in Indian government under 1858 Act, now the Governor General became the Viceroy. 1858 Act के अनुसार अब गवर्नर जनरल जो थे वो वाइसरॉय बन गए थे and was the representative of the British monarch, और वो ही रिप्रेजेंटेटिव थे ब्रिटिश मोनार्क के। The Viceroy was the supreme administrative officer in India. यही सबसे बड़े सुप्रीम ऑफिसर थे, अधिकारी थे भारत में क्वीन ऑफ इंग्लैंड के। अ 4-member काउंसिल वॉज मेड टू असिस्ट वाइसरॉय एंड इट वॉज नोन एज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिनकी सहायता के लिए एक 4 मेंबर की काउंसिल बनाई गई जो कहलाती थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल। फिर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिए हैं। बाय एन एक्ट पास्ड इन 1861 एडिशन ऑफ 6 to 12 members was made to this executive council of governor general। आगे जिनकी संख्या और बढ़ा दी गई, 6 से 12 तक एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स की संख्या कर दी गई। इस एक्ट में यह भी लिखा था कि प्रोविंशियल, प्रोविंस का मतलब होता है स्टेट, उस लेवल पर भी काउंसिल बनाई जाए। द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वर ऑल्सो फॉर्म्ड इन द अदर प्रोविंसेस। दूसरे प्रोविंस यानी स्टेट्स में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई गई। पहले बंगाल, बॉम्बे और मद्रास में बनाई गई थी, उसके बाद दूसरे प्रोविंसेस में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई गई। 1865 एक्ट ऑल्सो इंक्रीज द फाइनेंशियल अथॉरिटी ऑफ गवर्नर जनरल। इस एक्ट से गवर्नर जनरल की फाइनेंशियल अथॉरिटी यानी आर्थिक पावर्स भी इंक्रीज हुए। इनके पास कोई भी प्रोविंस यानी स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की बाउंड्रीज और उनकी पावर्स तय करने का अधिकार था। 1869 द गवर्नर जनरल वॉज गिवन पावर टू इनैक्ट लॉज फॉर इंडियन लिविंग अब्रॉड। 1869 में गवर्नर जनरल को ये भी अधिकार दिए गए कि जो इंडियंस अब्रॉड यानी दूसरे देशों में रह रहे हैं उनके लिए कानून बनाए। 1876 में रॉयल टाइटल ऑर्डिनेंस वॉज पास्ड। 1876 में रॉयल टाइटल ऑर्डिनेंस पास किया गया विच डिक्लेयर्ड द क्वीन ऑफ इंग्लैंड एज क्वीन ऑफ इंडिया, जिसमें घोषित कर दिया गया जो क्वीन ऑफ इंग्लैंड है उन्हें ही क्वीन ऑफ इंडिया भी घोषित किया गया 28 अप्रैल 1876 में। In 1892 the Indian Councils Act was passed and additional 16 members were appointed in the councils। इंडियन काउंसिल एक्ट पास किया गया 1892 में
और 16 मेंबर्स और अपॉइंट किए गए लेजिस्लेटिव काउंसिल में। लेटर इन 1909, 1919, 1935 तक इंडियन गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस वाज पास टू इंक्रीज द नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, येट द सोल पावर वाज वेस्टेड विद द वाइसरॉय। 1935 तक मेंबर्स की संख्या बढ़ाते रहे वो, लेकिन सुप्रीम पावर जो थी वो वाइसरॉय के पास ही थी। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये मालूम था कि 1857 का जो रिवोल्ट था वो सैनिकों ने स्टार्ट किया था, इसलिए उन्होंने अपनी आर्मी को ब्रिटिश इंडियन आर्मी उसको उन्होंने रीऑर्गेनाइज किया, फिर से उसका गठन किया, पुनर्गठन। द इंडियन आर्मी वॉज रीऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रेंथन्ड सो दैट दे कुड हेल्प एक्सपैंड इंपीरियल पावर। इन्होंने आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया ताकि इंपीरियल पावर को ये एक्सपैंड कर सके। तो कुछ चेंजेस इन्होंने किए जो थे, यूरोपियन आर्मी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसको भी इन्होंने इंडियन आर्मी का, इंडियन ब्रिटिश आर्मी का एक हिस्सा बना दिया। अरेंजमेंट्स वर मेड टू सेंड द इंग्लिश आर्मी ऑफिशियल्स एंड सोल्जर्स रेगुलरली टू इंडिया। इन्होंने ये भी व्यवस्था की कि इंग्लिश आर्मी के जो ऑफिसर्स थे और जो सोल्जर्स थे वो कंटिन्यूअसली बार बार इंडिया आते रहे। इंडियन सोल्जर्स की संख्या इन्होंने कम की, यूरोपियन सोल्जर्स की संख्या इंक्रीज की। इंडियन और यूरोपियन सोल्जर्स के बीच का रेशियो बंगाल में 2:1 का था, बॉम्बे और मद्रास में 3:1 का था। अपॉइंटमेंट्स वो मेड ऑन रेशियल ग्राउंड्स, इन्होंने ही रेसेस के आधार पर अपॉइंटमेंट किए आर्मी में, और इन्होंने अलग अलग रेजिमेंट बनाई, जैसे पंजाब रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट, कुमायूं रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट, ताकि ये आपस में एक ना हो सके। अबाउट 30% इनकम ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स वाज बीइंग स्पेंट ऑन आर्मी, और सेंट्रल की और स्टेट गवर्नमेंट की जो भी इनकम थी उसका 30% ये आर्मी पर खर्च करने लगे। चीफ एम बिहाइंड द रीऑर्गेनाइजिंग ऑफ द आर्मी वाज द इंग्लिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। इनका जो मुख्य उद्देश्य था, ऑर्गेनाइज जो इन्होंने आर्मी को दोबारा किया था, उसका मुख्य जो इनका उद्देश्य था, मेन ऑब्जेक्ट जो था वो था डिवाइड एंड रूल। आफ्टर 1858 वाइटल चेंजेस वर मेड इन द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन। द 1861 एक्ट ओपनड अ न्यू प्रोसेस ऑफ डिवीजन इन एडमिनिस्ट्रेशन। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वर सेटअप इन बंगाल, बॉम्बे, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, असम में लेजिस्लेटिव काउंसिल इन्होंने बनाई। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट यानी स्टेट गवर्नमेंट को इन्होंने अधिकार दिया टू कंट्रोल लैंड रेवेन्यू, भूमि पर जो टैक्स देते हैं उसको कंट्रोल का अधिकार इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दिया। टोल टैक्स का अधिकार दिया, गवर्नमेंट स्टैंप ड्यूटी का अधिकार दिया, लॉ एंड ऑर्डर का भी अधिकार दिया इन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन 1861 के बाद इनको फील हुआ कि जिला परिषद की जरूरत है, ये बहुत लोकल लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहते थे, जिला परिषद की नीड इनको फील हुई, और म्यूनिसिपैलिटीज की। सो म्यूनिसिपैलिटीज वर एस्टैब्लिश्ड इन मद्रास इन 1865, in Punjab in 1867 and UP in 1868। तो म्यूनिसिपैलिटी की स्थापना इन्होंने की मद्रास में 1865 में, पंजाब में 1867 में, यूपी में 1868 में। आफ्टर दैट म्यूनिसिपल ऑर्डिनेंस वाज पास टू लेवी लोकल टैक्सेस। म्यूनिसिपल ऑर्डिनेंस इन्होंने पास किया ताकि लोकल स्तर पर वो टैक्स ले सकें, और जो लोकल स्तर के जो एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे थे वो लोकल रेवेन्यू से ही पूरे किए जा सके। इससे म्यूनिसिपैलिटीज की इनकम बढ़ी और इलेक्शन प्रोसेस को भी इससे स्पीड मिली। लॉर्ड रिपन डिड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। लॉर्ड रिपन जो थे इन्होंने काफी काम किया था लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में, इसलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया was Lord Ripon।
इकोनॉमिक पॉलिसीज, द इकोनॉमिक पॉलिसी वॉज रीस्ट्रक्चर्ड बाय द ब्रिटिश आफ्टर 1858। 1858 के बाद इन्होंने नई आर्थिक नीति बनाई और जो इनका पहले से काम था कि हमारे इंडिया के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना, उनका शोषण करना, वो ये करते रहे और इन्होंने टैक्स लेना बंद कर दिया और फ्री ट्रेड की सुविधा दी ब्रिटिश कंपनीज को। तो काफी सारी फॉरेन कंपनीज हमारे यहाँ पर इंडिया में आई और दूसरी कंपनीज के यहाँ पर आने से और उनको टैक्स नहीं लगता था, जिसके कारण उनको अपने गुड्स काफी कम कीमत में बेच पाते थे और इसलिए हमारे यहाँ की जो लोकल इंडस्ट्रीज थी वो उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ ब्रिटिशर्स की इस नीति के द्वारा। द प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज दैट सफर्ड ड्यू टू द ब्रिटिश फाइनेंशियल पॉलिसी, जो मुख्य इंडस्ट्रीज थी जो ब्रिटिशर्स की फाइनेंशियल यानी आर्थिक नीति के द्वारा बहुत ज्यादा प्रभावित हुई थी, वो इंडस्ट्रीज थी जूट, इंडिगो, टेक्सटाइल्स, वुलन, टी, रबर, कॉफी, कोल, आयरन, स्टीम शिप्स। ये ऐसी इंडस्ट्रीज थी जिनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था इस नई आर्थिक नीति के द्वारा।